10वीं वालों के ही ये आपके परीक्षा के तौर पर मोस्ट टॉपिक रहेगा। तो देखिए पहले डायग्राम। ये आपका पाचन तंत्र का मुख हुआ और ये है आपकी जो ग्रसनी, और ग्रसनी का जो इस भाग से जो ढूंढा हुआ भाग कौन सा भाग कहलाता है? अमाशय। अमाशय भाग कहलाता है। अमाशय से यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि से ऊपर का जस्ट का भाग सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको कहलाते हैं यकृत ग्रंथि, और यकृत ग्रंथि से जो नीचे का भाग आपका हो गया छोटी आंत, और छोटी आंत से फिर जो इसका बाह्य भाग क्या कहलाएगा? बड़ी आंत कहलाएगा, और लास्ट सिरा मलाशय या फिर गुदा कहते हैं। अब देखिए इसका प्रत्येक का नाम। यह आपका हो गया मुख गुहा, और ये हो गई आपकी ग्रसनी, और यह आपका हो गई सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और ये हो गई अग्नाशय, और ये छोटी आंत, और ये है आपकी इसकी जो बाहरी है ये उसको बोलते हैं बड़ी आंत। और ये भाग जो लास्ट सिरा बोलते हैं गुदा या फिर मलाशय भाग। और ये हो गया आपका अमाशय। अब पहले हम पढ़ेंगे इसके जो मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर पहले तो ये पढ़ेंगे इसमें कितनी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसमें मुख्य अंदर 3 ग्रंथियां होती हैं, जिसमें लाल ग्रंथि का निर्माण करेंगे। जो मुख्य ग्रंथि इसमें होगी जो मुख्य भूमिका निभाती है लाल ग्रंथि, और जो कान के ऊपर की जो ग्रंथि, कान के पास में जस्ट ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है कर्णपूर्वय ग्रंथि। कर्णपूर्वय ग्रंथि जो इसका जो मुख्य काम होगा वो सिरमी रस का स्राव करेगा। किसका? सिरमी का। सिरमी का जो स्राव करेगा वो करेगी कर्णपूर्वय ग्रंथि। और कर्णपूर्व के बाद जो जबड़े में पाई जाती है जो ग्रंथि, उस ग्रंथि को कहते हैं अधोजग ग्रंथि। अधोजग ग्रंथि ये श्लेष्मिका का स्राव करेगी। और जो एक ग्रंथि होती है वो जीभ के नीचे भाग में होती है, उसको बोलते हैं अधोजिह्वा। ये भी ग्रंथि किसका स्राव करेगी? श्लेष्मिका का स्राव करेगी। फिर आप पढ़ते जैसे जीभ, मुख गुहा के अंदर जीभ होती है, और जीभ किसका पता लगाती है? स्वाद का पता लगाती है। जो जीभ के ऊपर कौन सी कलिकाएं होंगी? स्वाद कलिकाएं। और यहां पर प्रश्न बनता है कि जो जीभ किस
भाग से जुड़ी हुई है। तो जीभ का जो किस भाग से जुड़ी हुई है? फ्रेनुलम भाग, जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम भाग से जीभ जुड़ी होती है। ये प्रश्न केवल पूछा जाता है कि जीभ किस भाग से जुड़ी होती है, तो फ्रेनुलम भाग से जुड़ी होती है। फिर अगर बात करें तो अपनी इसमें मुख्य भूमिका दांतों की भी होती है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से दांत है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया आपका रदनक, सेकंड कर्तनक, 3 नंबर अग्रचरणक और 4 नंबर चौड़नक। तो मुख्य रूप से दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। परंतु फर्स्ट ये बनता है कि जो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको द्विबार दंती दांत कहते हैं। द्विबार दंती दांत होते हैं मनुष्य, क्योंकि इसके एक तो होते हैं स्थायी दांत और एक छोटे बच्चे के समय जो टूट जाते हैं जिसको बोलते हैं कौन सी दांत? अस्थायी। टोटल दांत कितने होते हैं? 32। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे हम दूसरे जो आगे बढ़ा देंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए दांत हमने पढ़ा 4 प्रकार के। फर्स्ट जो हमने पढ़ा रदनक और सेकंड पढ़ा कर्तनक और तीसरा पढ़ा जो अपना अग्रचरणक और 4 नंबर कौन से पढ़े? चौड़नक दांत। पहला प्रश्न दांत को पढ़ने से पहले दांत का पहला प्रश्न बनता है कि दांत किसके बने होते हैं? दांत किसके बने होते हैं? तो दांत किसके बने होते हैं? किस प्रकार का पदार्थ है? एक तो है आपका डेंटिन, सबसे कठोर पदार्थ होता है डेंटिन, और एक हो गया आपका इनेमल। दांत किसके बने होते हैं? डेंटिन और इनेमल के बने होते हैं। ये यहाँ पर प्रश्न बनता है। फिर ये दांत कितने 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 होते हैं? रत्नक दांत होते हैं 2 + 2, 4 होते हैं टोटल ऊपरी नीचे जबड़े में, और कर्तनक 4 + 4 होते हैं 8। अगर चौड़नक 4 + 4 कितने होते हैं? 8, और ये 6 + 6 कितने होंगे? 12। टोटल जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32। तो हमारा टोटल दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। इसके बने होते हैं डेंटिन और इनेमल। इसको पहले हमने पढ़ा कि इसको स्थायी दांत और एक होती है अस्थायी दांत। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? द्विबार दंती दांत। द्विबार दंती दांत कानों में पाए जाते हैं। और अब अपने आगे बढ़ते हैं, जो अपने मानव के जो दांत के बारे में पढ़ लिया और जो तीनों ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया, प्राणग्रंथ के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपना जैसे गर्सनी, जो ये भाग जो पाचन तंत्र का जो गर्सनी भाग होता है, जो अमाशय तक भोजन डालने का काम करता है। तो गर्सनी कितने भागों में बटी होती है? पहले तो ये प्रश्न बनता है यहाँ। तो गर्सनी एक तो जो कंठ भाग से जुड़ी होती है, इसलिए इसको कौन सी गर्सनी कहते हैं? कंठ गर्सनी कहते हैं। कौन सी गर्सनी? कंठ गर्सनी। और एक जो आपके मुख से जुड़ी होती है, इसलिए इसको मुख भाग भूखा से जुड़ी होती है, तो उसको मुख गर्सनी कहते हैं। और एक जो आपका ये भोजन श्लेष्मिका झिल्ली द्वारा ये अमाशय में पहुंचता है, इसको कहते हैं सीधी गर्सनी बोल सकते हैं इसको। तो कितने भागों के गर्सनी के? मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होगा इसका गर्सनी का कि भोजन
को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना, अमाशय तक पहुंचाना इसका काम होता है। फिर अगर बात करें अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। कौन से रस का स्राव करेगा? जठर रस का, जठर रस का स्राव करता है। किस प्रकार की प्रकृति है अमाशय की? HCl अम्ल होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय, अम्लीय प्रकृति रहेगी। इसलिए भोजन को जो अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन की प्रकृति हो जाती है अम्लीय। और जब लाल ग्रंथि जो मुख में होती है जिसमें टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम है वो भोजन को किस में बदलता है? स्टार्च में, भोजन को स्टार्च में बदलता है। तो पहला आपका मुख्य एंजाइम लाल ग्रंथि का टाइलिन एंजाइम स्टार्च में बदलते हैं। दूसरा, इसमें दो एंजाइम होते हैं अमाशय के अंदर, एक होता है आपका पेप्सिन और एक होगा आपका रेनिन। दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बार-बार परीक्षा में पूछी गई है। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलता है, और रेनिन है वो केसिन को पैराकेसिन में बदलता है। कहने का मतलब पैराकेसिन में बदलना, केसिन को पैराकेसिन। रेनिन है वो दूध को दही में बदल देता है। और अमाशय के बाद जो 1% अमाशय का और बनता है कि कितना भोजन धारित कर सकता है, तो 1 से 3 लीटर भोजन क्या कर सकता है? धारित कर सकता है अमाशय, 1 से 3 लीटर। फिर अमाशय के बाद अगर बात करें तो अपने हो जाएगा अगला भाग। तो अमाशय के बाद एक होती है सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको कहते हैं यकृत, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि है वो अपना सबसे, एक तो यूरिया का स्राव करती है यकृत ग्रंथि, जो पाचन में प्रश्न नहीं बनता, परंतु ये यूरिया का तो स्राव करती है। परंतु यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पीलित रस का, अगर पाचन तंत्र के अंदर बात करें तो किस रस का स्राव करेगी? पीलित रस का स्राव करेगी, जिसको बोलते हैं पित्ताशय रस। पीत रस का स्राव करेगी, जो भोजन को इसमें बदलने का काम करेगा, क्षारीय में बदलने का काम करेगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि ये क्वेश्चन हो गया है। फिर इसका जो लास्ट का जो भाग है वो है ग्रहणी। और ग्रहणी भाग है अत्यधिक कार्य करता है यहाँ पर, जो भोजन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर वसा का निर्माण होता है ग्रहणी के अंदर। इसलिए ग्रहणी सबसे यहाँ पर छोटी आंत का भाग है, अत्यधिक पाचन करेगा, अत्यधिक पाचन। तो अमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अमाशय में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग हो जाएगा जठरगामी, दूसरा हो जाएगा जठर निर्गामी, और तीसरा जो बीच का भाग अमाशय का यह हो जाएगा पिंडिश भाग। तो मुख्य रूप से अमाशय कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है, जठरगामी, जठर निर्गामी और पिंडिश भागों, 3 भागों में बटी होती है, जिसमें जठरगामी जठर रस का अत्यधिक स्राव होगा, जठर निर्गामी भाग में नहीं। तो अपना जो चल रहा था अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आप ग्रहणी। ग्रहणी है वो यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, जैसे इस तरीके से जो ये अमाशय बनाया था हमने, और अमाशय का यहाँ पर हमने यकृत ग्रंथि बनाई और यहाँ पर आपके हो गया अग्नाशय ग्रंथि।
तो अमाशय 3 भागों में इस भाग को, इतने भाग को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। और ग्रहणी का जो भाग है अग्नाशय भाग में जुड़ा होता है, इसलिए अग्नाशय इसी यकृत की ऊपर ग्रंथि होती है, इसलिए इस दोनों ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि, तो इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, अग्नाशय और यकृत ग्रंथि को। और अग्नाशय ग्रंथि में एक हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि का जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होगा। और इंसुलिन जो हार्मोन है वो किसका नियंत्रण करता है? शर्करा, शर्करा का नियंत्रण करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि शर्करा का जो नियंत्रण करने वाली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होगा। फिर अगर शर्करा का नियंत्रण नहीं रहेगा तो किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो आप बोल सकते हैं डायबिटीज। डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं मधुमेह। और फिर अगर बात करें तो इस ग्रहणी की बात चल रही थी, ग्रहणी में अत्यधिक पाचन होता है, जो किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है? तो इससे पहले छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6.7 मीटर। 6.7 मीटर लंबाई होगी। और ये 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जो होता है ग्रहणी, दूसरा भाग कहते हैं अगर खुशदांतर, और तो तीसरा लास्ट भाग जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है, जो बड़ी आंत में से जुड़ा भाग, जैसे इस तरीके से है ये आपकी छोटी आंत, और यहां से जो जुड़ा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं खुशदांतर। तो मुख्य रूप से ग्रहणी, अगर खुशदांतर और खुशदांतर 3 भागों में होती है छोटी आंत। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे अत्यधिक पाचन, मानव के पाचन तंत्र के आहार में सबसे अत्यधिक जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होगा। और इसमें मुख्य रूप से आपका जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, जो प्रोटीन में बदलता है भोजन को। और एक जो दूसरा होगा ट्रिप्सिन के साथ माइलेज एंजाइम होता है, जो भोजन को बदलता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज। और ट्रिप्सिन जैसे आपका हो गया प्रोटीन में बदलने का कार्य करेगा। और यहां पर प्रोटीन, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है सबसे अत्यधिक। मुख्य रूप से छोटी आंत में प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं हम बड़ी आंत की, जो इससे भारी आकृति होती है बड़ी आंत, जिसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। जिसकी जैसे छोटी आंत की जो लंबाई है वो अत्यधिक है 6.7, और इसकी होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 5 फीट के लगभग क्या होती है? बड़ी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत का जो मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होगा आपका कि जो आपके कार्बनिक जो अणु होते हैं उसको तोड़ने का कार्य करेगा, और वो किसमें टूट जाएंगे? अकार्बनिक, जिसको बोलते हैं वजनीय पदार्थ। और यहां पर बड़ी आंत का जो मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होगा यहां पर ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा का निर्माण होगा
जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर डीएनए, तो डीएनए के अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा, तो यहां पर जो एंजाइम होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड जो एंजाइम स्रावित होता है वो कौन से आंत में होता है? बड़ी आंत में। और जो आपका कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ को अलग करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा यहाँ पर। तो ऊर्जा जो निर्माण होने पर ऊतकों की क्या होती है? मरम्मत होती है, ऊतक पूरा मरम्मत होगी ऊतकों की। फिर अगर लास्ट भाग की बात करें तो आपका हो जाएगा मलाशय या गुदा भाग। मलाशय जो भाग है वो बड़ी आंत का भाग है, जिसे बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदान्त्र। तो बृहदान्त्र, अगर बृहदान्त्र होगी जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग, और बृहदान्त्र होगा बीच का भाग, और मलाशय आपका लास्ट का भाग होगा। और मलाशय के अंदर जो क्रिया होती है वो एक रोम होती है इसमें बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं दीर्घरोम। और दीर्घरोम की सहायता से मलाशय द्वारा आपका यहाँ से वजनीय पदार्थों का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। तो ये आपका पाचन